Hello everyone, good morning. Welcome back to the class. So today I am here to discuss about Indian Penal Code 1860. इसमें मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्ट। इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक्ट किस तरीके से बनके तैयार हुआ, क्या इसका पूरा प्लान रहा, किस तरीके से पूरा एक्ट बनके तैयार हुआ, क्या इसकी ज़रूरतें पड़ी जिसको ये एक्ट लाना पड़ा। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। और वहीं मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को कि इसमें नंबर ऑफ़ चैप्टर कितने हैं, 23 हैं। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ़ सेक्शन इसमें 511 है। देखिए 511 है और तभी मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करूंगी, लेकिन साथ ही मैंने आपको ये भी कहा था कि सारे ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन को हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो आज का जो मैं आप लोगों को आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो एक्ट है, चाहे आप एपीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट के एपीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो। हाँ, बिहार में आईपीसी नहीं है, लेकिन इसके अलावा आप कोई भी स्टेट की जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आपको आईपीसी पढ़ना ही पढ़ना है। आप एडीजी की तैयारी कर रहे हो, आप एडीजीसी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पढ़ना ही है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि इसके बिना तो मुझे लगता है हमारे इंडिया में हो ही नहीं सकता कुछ भी। तो ये एक्ट इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ़ चैप्टर कितने हैं, मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ़ सेक्शंस कितने हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रहेगी। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 1 विच इज़ रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाया, वो क्या पढ़ाया था कि ये जो एक्ट है ये बना कैसे, जैसा मैंने आपको बताया कि चार्टर एक्ट 1833 से ये बनना स्टार्ट हुआ, तब से इसकी ज़रूरत पड़ी थी, तब से लॉर्ड मैकाले के टाइम से, फर्स्ट लॉ कमीशन के टाइम पर ये बनके तैयार हुआ था। तो ये मैंने आपको बताया था ना, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ये कैसे आगे बढ़ा और कब बनके तैयार हुआ। 1860 में ये बनके तैयार हुआ और कमिंग फोर्स कब आया है, 1862 में आया, ठीक है। तो इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई थी, ठीक है। तो आज का जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 इज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन किस तरीके से दिया हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए, ठीक है। देखिए, और सेक्शन इसमें जो नंबर ऑफ सेक्शन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1 to 5। देखिए, मेरी क्लास जो मैं लेती हूँ उसमें मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ, मैं आपको चैप्टर याद कराने के तरीके से आपको पढ़ाऊँगी, ना कि सिर्फ इसलिए कि मुझे सिर्फ आपको पढ़ाना है, नहीं, मुझे आपको पढ़ाना है और आपको याद भी कराना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से जब मैं आपको कराऊंगी तो आप लोगों को भी मेरे साथ थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि आपको सेक्शन याद करने पड़ेंगे, सेक्शन के साथ साथ चैप्टर याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आईपीसी ऐसा एक्ट है जिसमें आप लोगों से नंबर ऑफ चैप्टर भी पूछा जाता है, जिसमें आप लोगों से चैप्टर की हेडिंग डाल के ये पूछा जा सकता है कि किस चैप्टर में ये है। आपसे सेक्शन तो पूछे जाते ही जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 1 to 5, जो कि हमारा रहेगा लिंकिंग लॉ की तरह। कैसा रहेगा? लिंकिंग लॉज मीन्स आज जो हम पढ़ेंगे वो कनेक्ट करके पढ़ेंगे, क्योंकि आईपीसी बिना सीआरपीसी के अधूरी है, आईपीसी बिना कॉन्स्टिट्यूशन के अधूरी है, आईपीसी बिना एविडेंस एक्ट के अधूरी है। तो इसलिए अगर इसको पढ़ना है तो हमें वो चीज़ कनेक्ट करनी पड़ेगी। कनेक्ट करने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। और हाँ, जो लोग मेरे वीडियो को लगाकर देख रहे हैं वो लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, स्टार्ट करते हैं। चलिए, सेक्शन 1 to 5 हम पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 1 कहता है, देखिए, हर एक्ट का, चाहे आप सीआरपीसी उठाएंगे, चाहे आप सीपीसी उठाएंगे, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाएंगे, चाहे आप एसआरए उठाएंगे, आप कोई भी एक्ट उठाते हो, कुछ ही एक्टों को छोड़ने के बाद अगर आप एक्ट उठाते हो तो उसका जो फर्स्ट जो चैप्टर होता है वो होता है प्रिलिमिनरी। क्या होता है? प्रिलिमिनरी। जब प्रिलिमिनरी जो वो चैप्टर होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया इंट्रोडक्शन। आईपीसी में क्या पढ़ते हैं? इंट्रोडक्शन। हर एक्ट का सेक्शन नंबर 1 बोलता है नेम, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। क्या कहता है? नेम, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। लेकिन आईपीसी का सेक्शन 1 कहता है टाइटल, एक्सटेंड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। टाइटल एंड एक्सटेंड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड बिल्कुल डिफरेंट है, बात वही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछा गया, और यही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ पे दिया होता है सेक्शन 1 क्या कहता है आईपीसी का, तो वहाँ पे ऑप्शन जो होते हैं नेम, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, टाइटल, एक्सटेंड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, या प्रिलिमिनरी या इंट्रोडक्शन, इस तरीके के ऑप्शन होते हैं। लेकिन वहाँ पे लोग, क्योंकि हमेशा माइंड में ये सेट है कि फर्स्ट सेक्शन है तो मोस्टली क्या होता है नेम, एक्सटेंड, कमेंसमेंट,
लेकिन यहाँ पे इसका ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। ये चीज़ आपको फर्स्ट याद करनी है, टिक करेंगे। चलिए, तो क्या कहता है टाइटल एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। खोलिए अपने बेरेक्ट को और बेरेक्ट को मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करिए। बेरेक्ट अगर आपने मेरे द्वारा बोलने के द्वारा अपना अगर बेरेक्ट में देख के पढ़ लिया तो चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगी, और चीज़ आपके माइंड में अगर सेट हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए टाइटल क्या कहता है, ये क्या है, ये इंडियन पिनल कोड 1860 है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये कहाँ कहाँ लागू है, तो ये हम कहेंगे होल ऑफ इंडिया। क्या, होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया, क्योंकि जिन लोगों के पुराने बेरेक्ट है वो लोग करेक्शन कर लें वहाँ पे कि होल ऑफ इंडिया है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे दिया हो उसे कट कर दें। ठीक है, करेक्शन करें, वहाँ पे करें होल ऑफ इंडिया। कब से लागू हुआ ये होल ऑफ इंडिया पे, कब से लागू हुआ, तो ये लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को ये होल ऑफ इंडिया पे लागू हो गया। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, क्योंकि मोस्टली एक्ट 31 अक्टूबर 2019 से होल ऑफ इंडिया में लागू हैं और आईपीसी हमारा लागू है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे ही एक्ट लागू हैं, कुछ एक्ट ऐसे अभी भी हैं जो लागू नहीं किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर पे। ठीक है, तो ये बात की गई। अब बात करते हैं क्या ये मेन चीज़ है एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। मीन्स ये पूरे इंडिया पे तो लागू है, तो हम कहेंगे यस ये पूरे इंडिया पे लागू है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये आउट ऑफ इंडिया भी लागू है, क्या ये आउट ऑफ इंडिया भी ये लागू होता है, तो पहले तो आंसर आएगा नो, ये लागू नहीं होता है। लेकिन उसके साथ ही अगर ये बात करी जाए कि इफ कोई भी ऐसा इफ या वर्ड के थ्रू क्या ये लागू हो सकता है, कोई किंतु परंतु के द्वारा ये लागू हो सकता है, तो हम कहेंगे जी हाँ वो हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो उसके लिए आगे हम पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 2 पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 2, 3, 4, सेक्शन नंबर 2, 3, 4 यही कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये आउट ऑफ इंडिया भी लागू होंगे। कैसे होंगे, चलिए बात करते हैं। सेक्शन नंबर 2 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 2 कहता है ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, अंडरलाइन करेंगे विद इन इंडिया। क्या, कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया जाता है किसके द्वारा, वाई एनी पर्सन। इन्होंने कहा एनी पर्सन, ठीक, इन्होंने कहा एवरी पर्सन। एवरी पर्सन कहाँ डिफाइन है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के आईपीसी पढ़ना बेकार है। अगर आपने आईपीसी नहीं पढ़ी तो किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे ना। तो एवरी पर्सन को कहाँ डिफाइन किया गया, वो डिफाइन किया गया हमारे किस में, कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 9 में ये डिफाइन किया गया है। आर्टिकल नंबर 9 में ये डिफाइन किया गया कि एवरी पर्सन कौन होंगे, एवरी पर्सन। तो 2 तरीके में इन्होंने डिवाइड किया। क्या किया, पहला इन्होंने बताया कि एवरी पर्सन में आएगा एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, जिन्होंने इंडिया की नागरिकता ली हुई है, जो इंडिया में रहे हैं, जो इंडिया में जन्मे हैं, वो इंडियन व्यक्ति होंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा सिटीजन ऑफ इंडिया के अलावा एक्स्ट्रा सिटीजन ऑफ इंडिया के जैसे कौन से होंगे, मीन्स इन्होंने बताया फॉरनर कैसा फॉरनर, हु इज लिव इन इंडिया, जो इंडिया में रह रहा है। क्यों रह रहा है, तो वो रह रहा है भाई जनाब, वो आए थे यहाँ पे जॉब करने के लिए, वो आए थे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, वो आए थे यहाँ किसी और ऐसे काम के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और उनको करने के लिए यहाँ रुकना पड़ा था। तो एवरी फॉरनर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फॉरनर आ जाएगा, फॉरनर जो कि यहाँ पे रह रहे हैं लगातार। अब मान लीजिए वो उन्होंने, अब बेरेक्ट की लैंग्वेज कहती है कि इन्होंने अगर कोई ऐसा एक्ट किया, क्या किया, एक्ट किया, कोई ऐसा ओमिशन किया। अब कोई ऐसा ओमिशन किया, एक्ट किया या ओमिशन किया। ठीक है, एक्ट क्या होता है, एक्ट होता है जो कि क्या है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। कोई ऐसा काम किया जो कि क्या है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो कि ऐसा कार्य है जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ ऑफ इंडिया है। अगर कोई ऐसा एक्ट करता है तो क्या होगा, तो वो व्यक्ति क्या, तो वो किसके अकॉर्डिंग गवर्न होगा, वो अकॉर्डिंग टू आईपीसी, यानी कि वो ऑफेंस ये माना जाएगा कि उसने ऑफेंस किया है इंडिया में। ठीक है, लेकिन ओमिशन क्या होता है, ओमिशन होता है बाउंड बाय लॉ। क्या होता है, बाउंड बाय लॉ। ठीक है, कि ऐसा कार्य करने के लिए तुमसे कहा गया तो तुमने नहीं किया, जो
जो कि क्या था, लॉ के द्वारा कोई एक ऐसा कोई ऑफेंस था जो बन रहा था। यहाँ पे आपसे कहा गया था अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप ऑफेंस करने के दायी होंगे। तो एक्ट ओमिशन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। एक्ट क्या होता है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है। ओमिशन क्या होता है, बाउंड बाय लॉ होता है। एक को बोलते हैं हिंदी में कार्य कृत्य, एक को बोलते हैं ओमिशन मतलब लोप करना, उस चीज को ना करना। ठीक है, तो इन्होंने कहा एनी पर्सन जो कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इंडिया का है, इंडियन सिटीजन है, चाहे वो इंडिया में रह के हो, चाहे वो बाहर से आके इंडिया में रह रहा हो, ठीक है, इंडियन कोई व्यक्ति है, इसने एक्ट कमिट किया, कैसा कोई ऐसा एक्ट और ओमिशन किया, कहाँ किया वो एक्ट और ओमिशन, तो वो एक्ट और वो ओमिशन उसने किया कहाँ पे, विद इन इंडिया, इंडिया के टेरिटोरियल में उसने किया। तो वो कैसा ऑफेंस माना जाएगा, वो माना जाएगा कि उसने जो ऑफेंस किया है वो अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, अकॉर्डिंग टू आईपीसी 1860 वो पनिशेबल है। तो वो इंडिया के आईपीसी के अंदर पनिशमेंट माना जाएगा। उसको पनिशमेंट कहाँ के अकॉर्डिंगली दिया जाएगा, आईपीसी के अकॉर्डिंगली वो पनिशमेंट उसको दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलो ये तो बात हो गई इंडिया के अंदर की। अब बियॉन्ड इंडिया, तो बियॉन्ड इंडिया के लिए हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 कहता है ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। मान लीजिए एनी पर्सन, वही लैंग्वेज, एनी पर्सन हु इज कमिटेड ऑफेंस, हु इज कमिटेड ऑफेंस, हु इज कमिटेड ऑफेंस, यहां पे रुक जाएंगे। अब इन्होंने कहा बियॉन्ड इंडिया मीन्स, इन्होंने कहा बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर जाके कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑफेंस करके आ जाता है। देखिए इस चीज़ के लिए आपको एक चीज़ ये समझनी बहुत ज़रूरी है। आप अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इंडिया में रहते हैं, ठीक है, इंडियन सिटीजन हैं, तो इंडियन सिटीजन के साथ लॉ लॉ के द्वारा वो गवर्न होना ही होना है। चाहे तो उसके ऊपर अगर वो आईपीसी अप्लाई हो रही है तो आईपीसी के अकॉर्डिंग गवर्न होगा, अगर लोकल एक्ट अप्लाई हो रहे हैं तो वो लोकल एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न होगा, अगर उसके ऊपर कोई स्पेसिफाई लॉ अप्लाई हो रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग गवर्न होगा। ठीक है, जैसे जैसे लॉ उसके ऊपर अप्लाई हो सकता है उसी के अकॉर्डिंग वो गवर्न होगा, लेकिन होगा अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, देखिए इंडियन व्यक्ति बहुत ही स्पेशल बात है। इंडियन व्यक्ति, क्योंकि और कंट्रीज की मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने इंडिया की बात कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँ, इंडियन व्यक्ति जहाँ जहाँ भी जाता है उसके साथ उसका लॉ जाता है। क्या कहा मैंने, इंडियन व्यक्ति जहाँ जहाँ भी जाता है उसके साथ उसका लॉ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंडिया का कोई एक व्यक्ति जो कनाडा गया, जो सिंगापुर गया, जो यूएसए गया, तो वो वहाँ जाके कोई भी ऐसा एक्ट और ओमिशन करके आता है तो वो किसके अकॉर्डिंगली पनिशेबल होगा, तो वो अकॉर्डिंग टू आईपीसी पनिशेबल होगा, अकॉर्डिंग टू लोकल एक्ट पनिशेबल होगा, अकॉर्डिंग टू जो भी उसके ऊपर एक्ट लग रहा हो उसके अकॉर्डिंग पनिशेबल, लेकिन होगा इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग पनिशेबल। क्योंकि वो कौन व्यक्ति है, वो इंडिया का व्यक्ति है और बाहर जाके उसने कोई ऑफेंस किया, बियॉन्ड इंडिया कोई ऑफेंस किया, तो वो कैसे पनिशेबल होगा, अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ पनिशमेंट होगा उसको। मान लीजिए जैसे एक व्यक्ति जाता है यूएसए जाता है, यूएसए में जाके बाइगेमी का ऑफेंस करके आता है। क्या करके आया, बाइगेमी का उसने ऑफेंस करके आया। बाइगेमी हमारे इंडियन आईपीसी लॉ कि इंडियन पिनल कोड जो कि है उसके अकॉर्डिंग पनिशेबल ऑफेंस है। पनिशेबल ऑफेंस है तो अगर उसने वहाँ पे बाइगेमी का ऑफेंस किया, वहाँ पे मान लीजिए कोई ऑफेंस ऐसा बाइगेमी का है ही नहीं है, तो अपने इंडिया आता है या इंडिया में या यूएसए में करा है, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन इंडियन आर्मी को या इंडियन पुलिस को लग जाती, तो क्या होगा, तो वो उसके ऊपर चार्ज कर लगाएंगे। चार्ज किसका लगाएंगे, बाइगेमी का चार्ज उसके ऊपर लगाएंगे। बाइगेमी का चार्ज अगर उसके ऊपर लगता है तो किसके अकॉर्डिंगली गवर्न होगा, अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ गवर्न होगा। तो उसके ऊपर ट्रायल चलेगा। ट्रायल की बात आती है आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए। ट्रायल हम कहाँ पढ़ेंगे, हम सीआरपीसी पढ़ेंगे, तो बिना सीआरपीसी के भी आईपीसी अधूरी है। तो मैंने जैसे आपको बताया, क्योंकि ये हमारा प्रोसीजर लॉ है, ये तो सब्सटेंटिव लॉ है, ये क्या है हमारा आईपीसी क्या है, सब्सटेंटिव लॉ है, लेकिन सीआरपीसी हमारा क्या है, प्रोसीजर लॉ है। तो जो आईपीसी में ऑफेंस करेंगे ना, तो उसका जो ट्रायल चलेगा, जो चार्ज लगेगा, जो पनिशमेंट का पूरा प्रोसेस चलेगा, वो कहाँ चलेगा, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलेगा। सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलेगा तो सीआरपीसी हमें याद रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो क्या होगा, उसको बाइगेमी का अगर वो ऑफेंस करके आता है तो कहाँ पनिशमेंट मिलेगा उसे, अकॉर्डिंग टू इंडिया पनिशमेंट मिलेगा। इसीलिए कहते हैं आउट ऑफ इंडिया भी ये जो एक्ट है वो अप्लाई हो जाएगा। अगर आउट ऑफ इंडिया भी अप्लाई हो जाएगा तो क्या कहा इसने कहा कि बियॉन्ड इंडिया अगर ऑफेंस कर रहे होगे तो भी आप पनिशेबल होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर नहीं भी समझ में आई हो तो आप लोग उससे दोबारा पूछ सकते हो, मैं बताने के लिए एवर रेडी हूँ। चलिए सेक्शन नंबर 4 कहता है कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस। क्या कहा इसने? कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस। यस, मान लीजिए पहले तो हम ये रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन फर्स्ट टाइटल एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, सेक्शन 2 विद इन इंडिया, सेक्शन 3 बियॉन्ड इंडिया, सेक्शन 4 कोड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस। ठीक है, सेक्शन 4 कहता है अगर कोई व्यक्ति पहली बात तो क्या कहा इसने, फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, इंडिया के किसी भी रजिस्टर्ड, अब चाहे वो शिप हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे कोई भी ऐसा प्लेस हो जो इंडिया के टेरिटोरियल में आता हो, या इंडिया का कुछ ऐसा प्लेस हो जिसमें वो ऑफेंस करे। अगर कोई व्यक्ति जा करके ऐसा कोई ऑफेंस क्रिएट करता है, कैसा ऑफेंस क्रिएट करता है, जो एक्ट और ओमिशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ वो ऐसा ऑफेंस है जो कि पनिशेबल बाय लॉ होगा। ठीक है, मान लिया, लेकिन कहाँ कर रहा है वो ऑफेंस? तो वो ऑफेंस कर रहा है कहाँ पे? इंडिया के किसी भी रजिस्टर्ड, वो विमान हो, पोत हो, कुछ भी हो, उस पर वो ऑफेंस कमिटेड कर रहा है। अगर वो ऑफेंस इस तरीके से कमिटेड कर रहा है तो कैसे पनिशेबल होगा? तो पनिशेबल होगा अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, वो पनिशेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक पानी का जहाज है जो इंडिया से कनाडा जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो इंडिया से कनाडा जा रहा है, पानी का ये जहाज है, शिप, ठीक है, ये इंडिया से कनाडा जा रहा है, ये हमारी वो है। अब मान लीजिए कि वो जो शिप है, वो जो नॉटिकल माइल्स होते हैं, वो इंडिया के नॉटिकल माइल्स को क्रॉस करके कनाडा की उसमें घुस रहा है, कनाडा में वो पहुंचने वाला है। तब क्या होगा? तब वो ये होगा कि जैसे ही वो जाता है तो वो किसकी परिक्षेत्र में आ गया, किसके क्षेत्र के अंदर आ गया? कनाडा के हो गया। तो वहां पे जाके क्या होता है कि दो व्यक्ति जो शिप में बैठे हुए हैं, उन दोनों में आपसी बहस होते होते इतना हो जाता है कि वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मुक्का मारने के बाद उसका दांत तोड़ देता है। क्या करता है? दांत तोड़ देता है। क्या किया उसने? कौन सा ऑफेंस हुआ? क्या हुआ? ये ऑफेंस हुआ कौन सा? हर्ट का। अब ये ग्रेवियस हर्ट का ऑफेंस अगर उसने किया तो किसके द्वारा, कहाँ पे है ये डिफाइन? ये हमारे आईपीसी के अंदर डिफाइन है। आईपीसी में कहाँ? 319 हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, उसमें आता है ना आईपीसी में 319 से लेके पूरा। तो जब हम वो चैप्टर पूरा पार्ट पढ़ेंगे, वो पूरा एक ग्राफ दिया हुआ है, पूरा पार्ट दिया हुआ है, उसको जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि हर्ट होता है। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए आप लोगों को बता दूं, जो लोग न्यू हैं उनके लिए, कि उसने क्या करा? उसने हर्ट कर दिया। तो उसने जो 320 का अपराध किया है, उसने जो 319 का अपराध किया है, जो डिफाइन किया गया वहाँ पे, क्या होगा? उसने मुक्का मारा, उसका दांत तोड़ दिया भाई, उसने दांत तोड़ दिया उसका, तो उसने उसको ग्रेवियस हर्ट कर दिया। ग्रेवियस हर्ट अगर उसने कर दिया उसको, अदरवाइज मत लीजिएगा, ग्रेवियस हर्ट अगर उसको कर दिया है तो वो किसके अकॉर्डिंग? अब उसको कनाडा की पुलिस अरेस्ट पे ले जाएगी, इंडियन पुलिस उसे अरेस्ट करेगी। देखिए, अरेस्ट कोई भी करे, लेकिन उसका ट्रायल कहाँ चलेगा? तो उसका ट्रायल अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि वो इंडिया के रजिस्टर्ड पोत में बैठा हुआ है, क्योंकि वो इंडिया के रजिस्टर्ड शिप में वो बैठा हुआ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया से एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पे ऑफेंस अगर वो करके आता है, लेकिन रजिस्टर्ड इंडिया के किसी उसमें बैठा हुआ है, तो अभी ये ऑफेंस कैसा ऑफेंस माना जाएगा? ये ऑफेंस माना जाएगा कि उसने इंडिया में ही वो ऑफेंस किया है अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड 1860। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ गए। साथ ही इन्होंने बताया कि अगर ऐसा ऑफेंस उसने किया है, कैसा ऑफेंस किया है? मान लीजिए कोई बाहर बैठा हुआ है, कहाँ बैठा है? लंदन में बैठा है, कनाडा में बैठा है, सिंगापुर में बैठा है, वैंकूवर में बैठा है, कहीं भी बैठा हुआ है, ठीक है, वो बैठा हुआ और उसने ऐसा ऑफेंस किया। कैसा ऑफेंस किया? उसने हमारे किसी भी ऐसे कंप्यूटर पर, किसी भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ कोई छेड़छाड़ करी, कोई भी ऐसा साइबर क्राइम किया है, तो वो अकॉर्डिंग टू इंडिया, क्योंकि वो रजिस्टर्ड कहाँ के? इंडिया के हैं, उस पर कोई ऐसा क्राइम करा है, चाहे वो इंडिया में कराओ चाहे आउट ऑफ इंडिया कराओ, तो कैसे माना जाएगा कि उसने जो क्राइम किया है अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट, उसने कैसा एक्ट किया है? अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड सेक्शन 4, अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट 2000, उसने कैसा ऑफेंस किया है? उसने ऑफेंस किया है इंडियन लॉ के द्वारा पनिशेबल ऑफेंस उसने किया है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आई। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 1 टाइटल एक्सटेंट ऑपरेशन ऑफ द कोड, ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, ऑफेंस कमिटेड कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल
ये हो गया सेक्शन 4। अब बात करते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 में हमारा दे रखा है सेविंग। सेविंग आपने सभी एक्ट जो ऑलमोस्ट एक्टों में आपने पढ़ा होगा, सीआरपीसी में सेविंग आपने पढ़ा, सीपीसी में सेविंग आपने पढ़ा, एसआरए में भी पढ़ा आपने सेविंग, आपने टीपी एक्ट में भी पढ़ा सेविंग, आपने जो एक्ट उठाया उसमें सेविंग पढ़ा ही होगा। क्या होता है सेविंग? तो सेविंग को अगर एक जनरल लैंग्वेज में हम बात करें तो सेविंग का मतलब होता है कि ये एक्ट कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा। तो कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है, तो ये एक्ट लागू नहीं होता है, तो वो मैं आपको बता दूं, वो ये एक्ट लागू नहीं होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 सेविंग ये एक्ट लागू नहीं होता है जहाँ पे वो एक्ट लागू हो रहा है जहाँ पे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके ऊपर लोकल एक्ट लागू हो रहा है, कोई स्पेसिफाइड लॉ वहाँ पे लागू हो रहा है तो आईपीसी लागू नहीं होगा। अगर वहाँ पे कुछ और एक्ट लागू हो रहे हैं वहाँ ये लागू नहीं होंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर ये लागू नहीं होता, पीएम के ऊपर ये लागू नहीं होता। इनफैक्ट मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये लागू नहीं होता है, जैसे मान लीजिए संसद में कोई सेशन चल रहा है, उस समय पर जो राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य होते हैं उनके ऊपर भी ये लागू नहीं होता है। कब नहीं होता? जब सेशन चल रहा होता है संसद के अंदर, चाहे वो विंटर सेशन हो, चाहे वो समर सेशन हो, चाहे वो मतलब बजट सेशन हो, कोई भी सेशन हो, उसमें ये लागू नहीं होता है। तो यही बात करता है सेविंग। ठीक है, तो ये है सेक्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। ये आज का टॉपिक हमारा कवर। आई होप आपको मेरे साथ में जो मैं आपको रिवीजन कराती जा रही हूँ तो चैप्टर जो 1 है वो अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए और हाँ, सम्मान दीजिए, सम्मान लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।